एक बार एक राजा अपने ही शहर में भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, मगर ये बात महल में किसी को भी नहीं बताते। घोड़े पर सवार होकर चुपके से निकल जाते हैं और चांदनी रात होती है। बस वो अपने शहर को देखना चाहते हैं बिना किसी सुरक्षा के, और उनका मकसद यही था कि शहर में लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, बस यही जानना चाह रहे थे। जैसे जैसे उनका घोड़ा आगे चल रहा था वैसे वैसे शहर भी दिखाई दे रहा था। अचानक ही उनकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पे पड़ जाती है। वो चीज़ को देखने के बाद उनके मन में एक लालच आता है कि क्यों ना घोड़े से उतरकर उस चीज़ को पास में जाकर देखा जाए। मगर राजा ने इधर उधर देखा। जब चारों तरफ देखने के बाद वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया तो राजा ने कहा कि अब ठीक है, अब जाकर पास में देख लेना चाहिए कि आखिर वो क्या चीज़ है जो चांदनी रात में इतनी चमक रही है। राजा साहब ने अपने घोड़े से उतरते हैं, उस वस्तु को उठाने की जब कोशिश करते हैं तो वो कोई वस्तु नहीं थी, बल्कि किसी बुज़ुर्ग आदमी का थूक था, बलगम था, जो क्या चांदनी रात में चमक रहा था। उसे चमकते हुए को देखकर उन्होंने उठा लिया। उठाया तो खैर नहीं, क्योंकि वो थूक था, उठ नहीं पाया। इसलिए राजा को बड़ा बुरा लगा। राजा ने कहा कि आज तो हम लालच में डूब ही गए। वाकई कई बार लालच इंसान को डुबा देता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला जिसके पास सब कुछ था, सारी खुशियां हैं, परिवार है, मगर वो एक लालच में आ जाती है और लालच में उस पर एक ऐसा कलंक लगता है जो शायद ही पूरी ज़िंदगी उस कलंक को वो मिटा पाएगी। क्योंकि ये मामला सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टीवी पर इस तरह से हाईलाइट हुआ है, जिसको लेकर पूरा शहर, पूरा इलाका उस महिला को लेकर थू थू कर रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। यहाँ का एक थाना है चंदन नगर, और चंदन नगर का एक मोहल्ला है गुमाश्ता। यहाँ पर एक बर्तन कारोबारी है, बहुत ही अमीर लोग हैं, संपन्न परिवार है। इस घर में एक दो पुत्र हैं और पिता, तीनों ही बर्तन की दुकान पर रहते हैं, बर्तनों का कारोबार करते हैं। घर में दो बहुएं हैं, एक बेटी है और एक माँ है। ये तीन सदस्य घर के अंदर रहते हैं। मगर 13 अक्टूबर की दोपहर से इस घर में कोई शख्स नहीं है। 2 बजे बड़ी बहू मॉल में ख़रीदारी करने के लिए चली जाती है, और शाम को अचानक ही लगभग 6 बजे के आसपास जो इस घर की मालकिन है कोमल, उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। वो अपनी छोटी बहू से कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। अब छोटी बहू अपनी गाड़ी निकालती है। गाड़ी निकालने के बाद अपनी बेटी को गाड़ी में बैठाती है, साथ ही अपनी सास को भी गाड़ी में बैठाती है, और वो चली जाती है डॉक्टर के पास। लगभग डॉक्टर 3 किलोमीटर के एरफेर में ही रहते हैं। वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जब वो वापस आते हैं, लगभग आने में उन्हें 1 घंटे का समय लग जाता है। यानी कि वो घर से निकलते हैं 6:15 बजे के आसपास, और 7-7:30 बजे के आसपास जब घर में एंट्री करते हैं तो मेन दरवाज़ा उस घर का, एक घर नहीं है, एक बंगला है, बहुत बड़ी हवेली है, मेन दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर और जाकर देखते हैं तो घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ है, और बाकी कमरों को देखते हैं तो एक एक कमरे के दरवाजे खुले हुए थे, सामान इधर उधर फैला हुआ था। ये देखकर जो घर की मालकिन है कोमल, उसकी सांसें फूलने लगती हैं, छोटी बहू की भी सांसें फूलने लगती हैं, और बेटी भी घबरा जाती है। बेटी तुरंत ही अपने पापा को, चाचा को फ़ोन करती है, कहती है कि घर में कुछ बड़ा हादसा हुआ है, बस आप जल्दी से घर आ जाइए। राहुल और रोहित दोनों अपने पिता कैलाश को लेकर घर पहुंच जाते हैं। बर्तन कारोबारी जब घर में आकर देखता है तो उसकी सांसें अटक जाती हैं। घर में रखा हुआ कैश, घर में रखा हुआ जेवरात, घर में रखी हुई बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें वो गायब हो चुकी थीं। अब तुरंत ही चंदन नगर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, और चंदन नगर पुलिस के जो SHO होते हैं धर्मेंद्रपुरी, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच जाते हैं। रात हो जाती है और ये खबर शहर में आग की तरह फैल जाती है कि एक बर्तन कारोबारी के घर में लगभग 1 करोड़ रुपए की चोरी हो गई है। मामला मीडिया तक पहुंचता है। सोशल मीडिया पर ये खबरें तैरने लगती हैं कि बर्तन कारोबारी के घर में चोरी हुई है। घर का जो मालिक है कैलाश अग्रवाल, इसने अज्ञात चोरों के विरुद्ध थाने में तहरीर दे दी है, और पुलिस अब मामले की जांच में जुट जाती है। पूरी रात निकल जाती है, मगर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। 14 अक्टूबर की सुबह से लेकर फिर पुलिस ने इस मामले की पड़ताल करनी शुरू कर दी, और साथ ही जो शहर के इलाके के जितने भी चोर हैं, सब चोरों तक पुलिस अपने खबरी भी लगा देती है, और ख़ुद पुलिस की टीमें लग जाती हैं। मगर उन चोरों ने भी साफ इनकार कर दिया कि साहब, हमने इस घर में चोरी नहीं की है। 1 करोड़ रुपए की चोरी थी, उसको छुपा भी नहीं सकते थे, निगलेक्ट भी नहीं कर सकते थे।
पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी कि आखिर चोर हैं तो कौन है। जो भी आसपास के घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और पता चलता है कि चोर इस घर में घुसते हैं और महज 20 मिनट के अंदर ही वापस आते हैं एक पोटली को लेकर। उस पोटली के अंदर वाकई बहुत सारा माल था, कोई भी उस पोटली को लेकर वाकई माला माल हो जाएगा। अब पुलिस ने उस सीसीटीवी कैमरे में जो फोटोग्राफ्स आए हैं उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने हेलमेट लगाया हुआ है, और साथ ही बस है तो एक हुलिया है। उस हुलिये के आधार पर फिर पुलिस चोरों के पास जाती है और कम से कम 10 घंटे या 12 घंटे हर चोर को फोटोग्राफ्स दिखाया जाता है कि ये हुलिया किसका है, बता दीजिए। अब पुलिस पर कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों का दबाव बनने लगा, शहर के जो भी व्यापारी हैं उनका दबाव बनने लगा, और कहीं ना कहीं व्यापारियों में एक असुरक्षा की भावना भी पैदा होने लगी कि घर खाली है तो क्या चोरी होगी। अब पुलिस भी कहीं ना कहीं डर रही थी, करें तो क्या करें। पुलिस ने इस मामले को फिर से खंगालने की कोशिश की, लोगों से अलग अलग तरीके से पूछताछ की, आसपास के लोगों से पूछताछ की, तुम कहाँ थे, क्या थे, मगर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। पुलिस करे तो क्या करे। 13 अक्टूबर की शाम को ये वारदात होती है, 14 अक्टूबर निकल जाता है, आता है 15 अक्टूबर। अब पुलिस ने उस सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब कुछ खंगालने के बाद भी जब पुलिस के हाथ खाली हैं तो फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है कि आखिर चोरी हुई है तो कैसे हुई है। मेन दरवाज़ा खुला हुआ रह जाता है छोटी बहू के हाथों से, इसलिए चोर आसानी से घर के अंदर घुस जाते हैं, और बाकी मेन दरवाज़ा उसके बाद जो आता है तो उसमें उसे मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, वो भी कहीं ना कहीं उसे आसानी से तोड़ लेता है, खोल लेता है। अब बात आती है जो अंदर के दरवाजे हैं, सेफ अलमारियां हैं, उनको चाबियों से खोला जाता है। इससे पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है कि चोर कोई बाहर का नहीं है बल्कि घर का है, जिसको ये मालूम है कि सामान कहाँ पर रखा हुआ है, चाबियाँ कहाँ पर रखी हुई हैं। पुलिस ने बहुत ही आराम से बारी बारी से घर के एक एक सदस्य से जब पूछताछ की तो सास से चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल सास बताती है कि घर से हॉस्पिटल की जो दूरी है वो महज 3 किलोमीटर है, साफ रास्ता है, ना कोई जाम था ना कुछ था, मगर उसकी बहू ने ना जाने क्यों उस दिन 7 किलोमीटर तक अलग अलग चक्कर कटाए। इस बात को लेकर पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि हो ना हो अब इस बहू से ही पूछताछ की जाए। बहू से पूछा जाता है कि जब यहाँ से हॉस्पिटल की दूरी 3 किलोमीटर है तो तुमने लंबे वाले रास्ते से इसे क्यों लेके आए। तो वो इस पर कोई सटीक जवाब नहीं दे पाती है, और इसके बाद पुलिस हालांकि उससे कुछ नहीं कहती है। 15 अक्टूबर की बात है, पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर लिया, और मोबाइल नंबर लेने के बाद उसकी फ़ोन की लोकेशन साथ ही CDR निकलवाती है। CDR निकलवाने के बाद जब पुलिस इसमें गहराई से पड़ताल करती है तो घर से निकलने पर वो अपने भाई को फ़ोन कर देती है। इसके बाद जब वो कुछ दूरी पर जाती है तो उसके बाद अपने पति को फ़ोन करती है, फिर जेठानी को फ़ोन करती है, ससुर को फ़ोन करती है और पति को भी फ़ोन करती है। घर के एक एक सदस्य से लगातार बातचीत कर रही है। क्यों कर रही है, ये बात पुलिस के समझ से परे थी। तो ये पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हो ना हो इस घटनाक्रम के पीछे, इस चोरी के पीछे बहू का हाथ हो सकता है। इसलिए पुलिस ने उसके भाई को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया, और जब उसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वाकई शुरू में तो उसने भी पुलिस को घुमाने की कोशिश की थी, मगर वैभव ज़्यादा देर तक पुलिस के सवालों के जवाबों में टिक नहीं सका और वो इधर उधर की बातें करने लगा। पुलिस को का जो शक था उसे यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो वैभव ही इस घटनाक्रम के पीछे है। वैभव से पूछताछ की जाती है तो वैभव चौंकाने वाले खुलासे करता है। वो कहता है कि जब उसकी बहन 13 अक्टूबर की शाम लगभग 6:14 पर निकलती है तो 6:15 पर वो अपने भाई को फ़ोन करती है और वो कहती है कि आज मौका है और अपना काम को अंजाम दे दो। वैभव कहीं दूर था, वैभव को यहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जब टाइम लग जाता है तो वो अपने साथ में लेके आता है अपने ड्राइवर अरवाज़ को, और जो दशहरा का एक मैदान है वहाँ पर अपनी स्कूटी खड़ी करता है और हेलमेट लगे हुए ही लगभग 600-700 मीटर से वो घर की तरफ चलता है। घर का मेन दरवाज़ा जो मुख्य द्वार था वो बंद नहीं था बल्कि खुल रहा था। बहू ने उसे जानबूझकर ताला नहीं लगाया था, और जब पुलिस ने ये बात उससे पूछी थी तो उसने ये कहा कि मैं भूल गई थी। अब जो दूसरा दरवाज़ा है उसको तोड़ा गया क्योंकि बताया गया कि वो कैसे टूट जाएगा। ये बात सिर्फ बहू ही जानती थी क्योंकि वो घर की सदस्य थी। कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। अब लंका ढहाने का वक्त आ गया था।
दूसरा दरवाज़ा भी टूट जाता है। वैभव को ये समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता कि किस जगह पर कौन सा सामान रखा हुआ है, नकदी कहाँ रखी है और जेवरात कहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि उसको सटीक जानकारी मिली हुई थी कि घर के किस कोने में चाबी रखी हुई है। उसने चाबी ली और एक एक दरवाजे को खोलता गया और सामान समेटकर पोटली में रखता चला गया। महज 20 मिनट के अंदर ही उसने इस चोरी को अंजाम दे दिया और पोटली को कंधे पर डालकर वो चला जाता है। मगर इस बीच में जो उसकी बहन होती है वो जाके देखती है तो डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं मिलता है। कहते हैं कि डॉक्टर साहब आज आए नहीं हैं, इसलिए आपको फिर आना पड़ेगा। सास कहती है कि मुझे इन्हीं डॉक्टर को दिखाना है, इसलिए मुझे अब घर वापस चलना चाहिए। अब बहू को बस 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, मगर उसे इस चोरी को भी अंजाम देना था, इसलिए उसने 3 किलोमीटर वाला सफ़र ना तय करके 7 किलोमीटर वाला सफ़र तय किया, जहाँ पर जाम लगता है, जहाँ पर दिक्कतें आती हैं। और बहू को पहुँचने में जो 20 मिनट का सफ़र था या 15 मिनट का सफ़र था, उसे तय करने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। पुलिस ने इसके भाई वैभव, उसके ड्राइवर अरबाज और बहू तीनों को ही पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। और जब उससे पुलिस पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने अपने ही घर में इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी डकैती क्यों डलवाई, तो वो कहती है कि जो उसकी जेठानी के पास सोने के जेवरात थे, हीरे के जेवरात थे, तो इसलिए उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी जेठानी इन्हें पहने। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया था कि यहाँ पर लगभग 600 ग्राम सोने के जेवरात पाए गए हैं, 600 ग्राम चांदी और लगभग 40 ग्राम हीरे के जेवरात उनके घर में पाए गए थे। उसको अपनी जेठानी के ऊपर, उसके तन पर आभूषण अच्छे नहीं लगते थे और कहीं ना कहीं ये जो छोटी बहू है उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसका यही प्लान था कि सामान को बेचकर वो अपने घर का, परिवार की जो स्थिति है उसको ठीक कर लेगी। उसकी भाई की हालत उस पर देखी नहीं जा रही थी। खैर उसका भाई की हालत तो खैर ठीक हो नहीं सकती, क्योंकि वो अब जेल में रहेगा, पता नहीं कब तक जेल में रहेगा। कहते हैं कि जो खुद इंसान कमाता है उसी से ही पूर्ति होती है, किसी लालच से, चोरी से या कोई अपराध करने से कभी कोई पूर्ति होती नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, खासकर लालच कभी भी मन में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं है, आप लोगों का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।